तो लीजिए सुनिए दुखम सुखम का 9वां अध्याय। लेखिका ममता कालिया। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। फतेहपुरी के घर 13/39 में गजब गहमा गहमी थी। मकान की पुताई हो रही थी, कई मजदूर लगे थे। यह घर कवि मोहन की बुआ का था। फूफा जी ने उसे देखते ही कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, हम यही सोच रहे थे कि कवि को किसके हाथ खबर भेजे, पता तो तुमने छोड़ा नहीं। कोई खुशखबरी है? जवाब बुआ ने दिया, तुम्हारे छोटे भाई लड्डू का ब्याह तय हो गया। लड़की वालों ने मांग कर रिश्ता लिया है। साड़ी के व्यापारी हैं, कहते हैं लड्डू को कपड़े का व्यापार खुलवाएंगे। चलो, रोज की खिचखिच से जान तो छूटेगी उसकी। लड़की कैसी है? हमने तो नहीं देखे हुए, नाव न बतायो, साक्षात फूल कुमारी है। पान खाए तो गले में पीक का निशान देख लो। उम्र बस 21, लड्डू तो 26 उलांकर 27 में पड़ गयो है। बुआ एक नजर खुद डाल लेती लड़की पर तो अच्छा ना था। लो बोलो, नाव हर हफ्ते 50 बिया करावे है, वह क्या झूठ बोलेगो? तू अपनी नीयत बता, बारात में चलोगे कि ना? जरूर चलूंगा, मेरी भाई का भी है। फूफा जी खुश हो गए। अचानक उनके चेहरे पर उदासी के बादल गिराए। मथुरा से बस यही भर रिश्ता बचा है कवि। दादाजी से हमें कोई उम्मीद ना है कि आवेंगे या जीजी को भेज देंगे। उन्हें खबर की? हाँ, सबसे पहले वहां से 21 रुपए का मनी ऑर्डर आया। फार्म के नीचे लिखा था, दुकान छोड़कर आना मुश्किल है, बेटे की शादी की बधाई लो। कवि को अंदर ही अंदर एक अव्यक्त सुख मिला। कम से कम पिता ने पारिवारिक औपचारिकता तो निभाई। मेरा क्या काम रहेगा फूफा जी, आप अभी बता दें। बेटा, तुम्हारे जिम्मे तो हमारे पढ़े लिखे बाराती रहेंगे। किसको क्या चाहिए, कैसे आएगा, सब तुम्हारे जिम्मे। मैं विमला से कह दूंगा तुम्हें फिजूल के कामों में ना फंसाए। और कुछ दिन के लिए फूफा जी के मकान की दशा बदल गई। जमादार सुबह शाम मकान के आगे और पिछवाड़े झाड़ू लगा देता। बचनी धोबन रोज सुबह आकर कपड़े पछाड़ जाती। फिर भी बुआ के सामने कामों का अंबार लगा था। सबसे बड़ा काम था नीचे ड्योढ़ी में फाटक लगने का। फाटक वर्षों पहले गलकर टूट गया था। तब से ड्योढ़ी छाबड़ी वालों, खोमचे वालों, ठेले वालों की आम रिहाइश बन गई थी। खुली खाली जगह देखकर छोटे छोटे फेरी वाले यहाँ टिककर सुस्ताते। बहती सड़क और बाजार होने के कारण यही उनकी फुटकर बिक्री भी होती रहती। फूफा जी को ये सब लोग आते जाते सलाम कर देते। इसके अलावा कोई और लेन देन नहीं था। शुरू में जब एक दो दुकानदारों ने यहाँ बैठना शुरू किया, फूफा जी ने सोचा चलो अच्छा है, मकान की चौकीदारी रहेगी। और देखते देखते यहाँ खोमचे वाले और छावड़ी वालों का ठिकाना ही बन गया। अपने घर का जीना चढ़ने के लिए भी परेशानी होने लगी। फाटक लगाने का इरादा तो कई बार किया। ड्योढ़ी के दोनों तरफ की दीवार में जंग खाए मजबूत कुंदे अभी भी लटके दिख जाते हैं, लेकिन बुआ का पूरा परिवार कमाई की जदोजहद में इस काम के लिए फुर्सत नहीं निकाल पाया। इस काम में तो काफी खर्च आएगा, कवि ने कहा। लड़की वालों ने वरीक्षा में 2100 रुपये चढ़ाए हैं, कुछ मेरे पास धरे हैं। फाटक लगने से समझो मकान की शान बन जाएगी। बुआ ने कहा। परिवार का हौसला अंत तक बना रहा। फाटक लग गया, वर्निश हो गई, नया निवाड़ का पलंग आ गया, मकान की पुताई, दरवाजों का रंग रोगन सब पूरा हो गया। वही घर अब कुछ बड़ा और कायदे का लगने लगा। ऐसा तभी तक था जब तक कमों का सम्मान नहीं आया था। लड्डू की बहू कामिनी के साथ विदाई की बेला में सिर्फ एक बक्सा और अलमारी आई। दोनों सामान लड्डू के कमरे में स्थापित कर दिए गए। फिर शुरू हुआ दहेज के सामान भेजने का सिलसिला। तो कमरे छोड़ दालान और बरामदा भी भर गए, सामान खत्म न हुआ। गहने कपड़े तो पहले ही बक्से में आ चुके थे। अब गृहस्थी का बाकी सरंजाम आया। सर्दी गर्मी के अलग बिस्तर, खाने पकाने के अलग अलग नाप के बर्तन, पंखा, रेडियो, साइकिल, यहाँ तक कि स्टोव और अंगीठी भी भेजी गई। नरोत्तम अग्रवाल ने बार बार मना किया कि गृहस्थी का कुल सामान उनके यहाँ इफारत में है, पर कम्मों के पिता और चाचा नहीं माने। आखिरकार रहस्य का उद्घाटन इस प्रकार हुआ, जिसके लिए विमला बुआ और नरोत्तम फूफा तैयार नहीं थे। विजेंद्र गिरधारी चक्रधारी साड़ी भंडार में बैठकर काम समझने लग गया था, और उसके आने से कम्मों के पिता गिरधारी और चाचा चक्रधारी को आराम हो गया था। घर का आदमी 5 उपारे आदमियों पर भारी पड़ता है। फिर विजेंद्र की नज़र और बुद्धि भी तेज थी। वह इशारे से बात समझता, ग्राहकों से बात करता। गल्ले का मिलान और दुकान बढ़ाना ऐसे काम थे जिनमें गिरधारी और चक्रधारी कई बार चकरा जाते। दोनों के ही परिवार में बेटा नहीं था। हाँ, बेटियों की भरमार थी। एक दिन विजेंद्र ने कहा, माँ मुझे दुकान बढ़ाते बढ़ाते 10 बज जाते हैं, मन तो करता है वहीं लुढ़क कर सो रहा हूँ। तुम्हारी फिक्र में गिरते पड़ते घर आ जाता हूँ। यहाँ कम्मों के आने से घिचपिच भी बहुत हो गई है। अरे नई बहू से क्या घिचपिच, माँ ने कहा। तुम्हारी राजी हो तो मैं वहीं रह लिया करूँ, दुकान के ऊपर
छत पर बहुत बढ़िया 2 कमरों का सेट खाली पड़ा है, चौका गुसलखाना सब है वहां। माँ के पहली बात की गंभीरता समझे नहीं आई। उसने कहा, मुंह खोलकर उन लोगों से मांगना पड़ेगा, वे पहले ही इतना देकर घर बढ़ चुके हैं। लड्डू के मुंह से औचक निकल गया। वे तो शुरू से कह रहे हैं यहाँ करो, इसे अपना ही समझो। माँ सन रह गई। बेटा जाएगा तो बहू भी यहाँ क्यों रहेगी? अब उसे समझ आया कि उसके बेटे को घर जमाई बनाया जा रहा है। नरोत्तम और विमला ने बेटे को समझाने के सभी जतन किए। विजेंद्र ने कहा, मैं कहीं दूर थोड़ा ही जा रहा हूँ, जब तुम्हारा जी चाहे आ जाना। और कामनी तो जैसी तैयारी बैठी थी। जिस रफ्तार से उसका सारा सामान फतेहपुरी आया, उससे 10 गुनी रफ्तार से वापस चांदनी चौक चला गया। कमरे खाली लगने लगे। कम्मो ने सास ससुर के पांव छूते हुए कहा, जीजी हम आते रहेंगे, आप कोई फिक्र ना करो। आगरे की तरह दिल्ली में भी कवि मोहन का कविता प्रेम बरकरार था। उसके अंदर ऊर्जा और उष्मा का विस्फोट शब्दों में होता। तब जो कागज सामने आता वह उस पर अपनी कविता को टांक देता। कॉलेज के हिंदी विभाग की गोष्ठी में कवि मोहन ने अपनी इस सदैव प्रकाशित कविता का सस्वर पाठ भी किया तो वहां जलजला आ गया। लड़कियों ने घोषणा की कि प्रेम की स्थिति की यह सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। वे कवि की प्रेरणा का स्रोत जानना चाहती थी। कवि अपनी छात्राओं से उतना खुला नहीं था। होता तो वह कहता, तुम समझ रही हो, वह वैसी अनुभूति नहीं है। कवि मोहन ने जीवन की पाठशाला में पहला प्रेम का पाठ इंदु के जरिए ही तो पढ़ा था। दूर रहते हुए भी उसके लिए पत्नी ही प्रेयसी थी, जिसे संबोधित कर वह कभी उत्तप्त तो कभी संतप्त कविताएं लिखा करता था। घर उसकी धमनियों में खून की तरह सनसनाता था। घर से दूर उसे न पिता गलत लगते थे, न माँ। भग्गो और बेबी मुन्नी में भी उसे ब्रह्मांड नजर आता। लेकिन घर के पास फटकते ही समस्त अपवाद, ऐतराज, अवरोध और असहमता एक एक कर सिर उठाती और वह भन्ना जाता। अब छुट्टियों में भी वह घर नहीं आया करेगा। इंदु का भुनभुनाना, बड़बड़ाना उसे दाम्पत्य से विमुख करने लगा। तब उसे कूचा पातीराम का वह अंधेरा अधूरा कमरा आत्मीय और अपना लगता, जहां बैठ वह हफ्ते में 6-7 कविताएं रच लेता था। कुहेली भट्टाचार्य यूं तो अंग्रेजी विभाग में कवि मोहन की सहकर्मी थी, लेकिन कवि को सुनने वह हिंदी विभाग में आ जाती। हिंदी विभाग के प्राध्यापक उसे हिंदी प्रेमी के रूप में पहचानते थे। कैंपस पर सब उसे कुहू कहते थे। कुहू का छोटा भाई देवाशीष इंग्लिश में कमजोर था। पढ़ाई के लिए वह कुहू के हाथ के नीचे आता नहीं था। भट्टाचार्य परिवार चाहता था कि देवाशीष अंग्रेजी में पारंगत हो जाए तो खानदान की इज्जत बची रहे। पिता डॉक्टर आनंद शंकर भट्टाचार्य ने कहा, देख लेना देवू, अगर तुम अंग्रेजी नहीं पढ़े तो दर दर की ठोकरें खाओगे। बंगला किस्से कहानियां पढ़ने से नौकरी नहीं मिलेगी। कुहू ने कवि मोहन से आग्रह किया कि आप बस देवू के अंदर पढ़ाई के लिए लगन पैदा कर दीजिए, आगे का काम मैं संभाल लूंगी। अरे पर मैं तो ट्यूशन नहीं करता। आप गलत समझे, आपसे ट्यूशन करने को कौन कह रहा है? हफ्ते में एक बार आकर उसकी दिलचस्पी देख सुन जाइए। आप उसी के स्कूल का टीचर क्यों नहीं ढूंढती? टीचर यह काम नहीं कर सकता, आप उसे सही प्रेरणा देंगे, मुझे भरोसा है। देखूंगा, कह नहीं सकता कब आऊं। कवि मोहन ने प्रसंग टाल तो दिया पर मन से निकाल नहीं पाया। अपने पर थोड़ा घमंड भी हुआ। इतने कम समय में वह छात्रों का प्रिय शिक्षक बन गया था। कॉलेज में वह छात्रों से घिरा रहता था। इतवार की शाम 5 बजे ढूंढता ढूंढता कवि मोहन कुहू के घर बंगाली मार्केट के पिछवाड़े पहुंचा तो बाहर फाटक तक उनके रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री सुनाई दे रही थी। फाटक पर नेम प्लेट के पास ही कॉल बेल लगी थी। कॉल बेल दबाने पर पजामा और टी शर्ट पहने किशोर लड़का बाहर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुड इवनिंग सर। तुम देवू हो ना? देवाशीष? हाँ हाँ, आइए आइए, आप बाबा के पास बैठिए। अंदर बैठक में बेत के सोफे पर देवू के पिता आनंद शंकर भट्टाचार्य रेडियो के पास बैठे थे और उनका ध्यान कमेंट्री पर था। तभी कुहू अंदर के दरवाजे से आई और कवि को आइए कहकर अपने साथ ले गई। बाहर बड़ा सा आंगन था जिसके चारों तरफ तरह तरह के पौधे लगे थे। सलवार कुर्ते और दुपट्टे में कुहू एकदम स्कूली लड़की नजर आ रही थी। कॉलेज में उसके बाल जो जूड़े में बंधे रहते, इस वक्त कमर के नीचे तक लहरा रहे थे। उसका सांवला रंग यौवन की आभा से दमक रहा था। सबसे सुंदर उसकी आंखें लग रही थी, जिनमें काजल की लकीर के सिवा चेहरे पर प्रसाधन का कोई चिन्ह नहीं था। अंदर के कमरे में कुहू की माँ किताब पढ़ रही थी। उन्होंने कवि का परिचय मिलने पर उसका मुस्कुराकर स्वागत किया। किताब उन्होंने पलट कर रख दी थी। वे कुहू से बोली, मैं चाय भिजवाती हूँ। अब तक कुहू ने अपनी उत्तेजना पर काबू पा लिया था। मुड़े पर कवि को बैठाकर बोली, क्रिकेट मैच वाले दिन ड्राइंग रूम में बैठना मुश्किल हो जाता है। तो आपके पिताजी को क्रिकेट का शौक है, देख रहे हैं ना? हाथ में गेंद और पास में बल्ला रखकर कमेंट्री सुनते हैं। कभी छक्का पड़ता है तो जोश में आ जाते हैं, गेंद उछाल देते हैं। क्या खिलाड़ी थे? हाँ,
कॉलेज में तो इतने इनाम जीते थे बाबा ने, अब घुटनों में दर्द रहता है इसलिए खेलना बंद हो गया। देवाशीष ट्रे में चाय और बिस्किट लेकर आया। कुहू ने कहा, देव, ये कवि मोहन जी तुम्हारे लिए आए हैं। पता है दीदी, मैं फाटक पर ही आपसे मिल लिया। कवि को कुहू का घर दिलचस्प लगा। पिता खेल प्रेमी, माँ पुस्तक प्रेमी और बेटा। इन दिनों क्या पढ़ रहे हो? श्रीकांत बस कहानी उपन्यास पढ़कर टाइम वेस्ट करता है। कॉलेज का कोर्स कौन पूरा करेगा? अभी परीक्षा में बहुत समय हो जाएगा। आप इसकी कॉपियां देखें, हर पेज पर लिखता है वंस अपॉन अ टाइम और कोरा छोड़ देता है। पूछे तो अभी सोच रहा है, लेकिन यह तो कोई कैरियर नहीं है ना। नहीं, मैं लेखक बनना चाहता हूँ। रास्ता तो सही है, उसे पढ़ने का शौक है और लिखने का इरादा है। किस ईयर में हो देबू? फर्स्ट ईयर। इसकी पढ़ाई थोड़ी पिछड़ गई है, मैंने तो 19 साल में बीए कर लिया था। कुहू की माँ एक प्लेट में संदेश लेकर आई। उन्होंने कवि और कुहू के आगे प्लेट रखकर देबू से कहा, खोकन तुम्हें मिष्टी खाबे? नहीं माँ, भूख नहीं है, देवाशीष बोला। बातों बातों में 7 बज गए। कवि जब जाने को उद्यत हुआ तो कुहू की माँ ने आग्रह किया कि खाना खाकर जाओ। नहीं, आज नहीं, अभी इजाजत दीजिए, फिर कभी। देवाशीष उसे बस स्टॉप तक छोड़ने आया। कवि ने सुझाव दिया कि वह कभी कभी वापसी में उसके कॉलेज की तरफ आ जाए। दादा, मैंने भी 2-4 कविताएं लिखी हैं, आपको दिखाऊंगा। रक्षाबंधन पर बस एक ही छुट्टी थी, लेकिन कवि का मथुरा पहुंचना जरूरी था, इसलिए वह तड़के की गाड़ी में सवार हो गया। उस समय भी गाड़ी ठसाठस भरी हुई थी। खड़े और बैठे लोगों के चेहरों पर आज के त्योहार का कोई चिन्ह नहीं था। पता नहीं सवेरे सवेरे सब कहाँ से आ जाते हैं। मथुरा स्टेशन पर उतर कवि मोहन आह्लादित हो उठा। स्टेशन के प्लेटफॉर्म से ही सोताल के मोरों का संवेद स्वर सुनाई दे रहा था। गर्मी ने भी मानो कुछ देर की छुट्टी ले रखी थी। घर स्टेशन से दूर नहीं था, फिर भी कवि ने रिक्शा कर लिया। उसे इंदु और बच्चों को देखने की भीषण उत्कंठा हो रही थी। उसके आने से माता पिता और 2 बहनों के चेहरे खिल उठे। तीसरी बहन कुंती ने तो डाक से राखी भेज दी थी। माँ जी की तबीयत खराब होने के कारण वह आ नहीं सकेगी। कवि का ध्यान बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। जीजी बोली, बहू तो हफ्ता भर पहले ही आगरा चली गई, कौन जाने कब लौटेगी। कवि के मन में यकायक कोई बल्ब बुझ गया। लीला ने कहा, हम तो जब आए बहू हमें दिखती ही ना है, कभी वह चौके में हो, कभी नहानघर में। उसे पता नहीं बड़ी ननद की इज्जत कैसे की जाए। भग्गो ने प्रतिवाद किया, नहीं दीदी, भाभी तो तुम्हारी बहुत बहुत इज्जत करती है। बिल्लू गिल्लू के कमीज पजामे उन्होंने ही तो सीकर भेजे थे। जीजी ने कहा, अरे कभी कब कब आता है, उसे आज यहाँ होना चाहिए था ना। कभी को अचानक ख्याल है, जीजी उसे भी तो अपने भाइयों को सलोनों की राखी बांधनी है। वह तो ठीक है, पर शादी के बाद ससुराल का भी ख्याल रखना चाहिए। कुंती को देखो, सास की जरा तबीयत खराब भई तो चिट्ठी बता दी। तुमसे पूछ कर ही तो गई होगी ना। जे तूने भली गई, जब तू जाने लगो तो तभी तो नहीं कहा होता कि सलूनों पर जरूर जाएगी। सुरानी साहिब अपनी कुमारियों को लेकर चलती। अकेली ना, छोटा भाई सुरेश आयो तो लिवाने। कब आने की कह गई? हमसे तो कछु नहीं कहा। सुरेश ने कहा अगले महीने छोड़ जावे को। इतने दिनों को चली गई। देख लो बाय, जरा फिक्र नहीं, जीजी घर कैसे संभालेगी। अपनी निराशा दबाकर कवि ने कहा, चलो बहुत दिनों बाद आगरे गई है इंदु। भग्गो एक तश्तरी में पेठा और दाल मोट लेकर आई। सुरेश भैया लाए थे, खाओ। विद्यावती ने टोका, पहले नहा धोकर राखी बांधो, तभी मुंह झूठा करना। अरे भग्गो पहले चाय तो पिला। अभी लाई कहकर वह चौके में गई। चाय मिली पर कवि को रुचि नहीं। चाय में दूध और चीनी भरपूर थी, पर पत्ती की खुशबू और रंगत नदारद। इंदु के सिवा कोई भी ढंग से चाय बनाना नहीं जानता था। यूं घर भरा हुआ था, पर कवि को खाली लग रहा था। एक बार उसे पत्नी और बच्चों का ध्यान आता। उसका मन हो रहा था कि वह आगरे चला जाए, लेकिन मुमकिन नहीं था। कॉलेज में रक्षाबंधन की सिर्फ एक छुट्टी थी। शाम की गाड़ी से ही उसे लौटना होगा। बहनों ने राखी की बड़ी तैयारी कर रखी थी। लीला ने खुद अपने हाथ से कलाबत्तू की राखी बनाई थी। भगवती बाजार से सलमे सितारे जड़ी राखी लेकर आई थी। आरती का थाल भी दोनों ने अलग ढंग से सजाया। लीला उसके लिए पैंट और कमीज का कपड़ा भी लाई। कवि ने कहा, आज के दिन बहनें लेती हैं, देती नहीं। लीला बोली, तू छोटा होकर बड़ी बातें करना सीख गया। बड़ी बहनों का हक होता है छोटे भाई को कुछ भी दे। कवि ने बहनों को नेक दिया और बिल्लू गिल्लू को दीपक को भी रुपए दिए। फिर उसने 10-10 के 2 नोट विद्यावती की गोदी में डालकर कहा, जीजी अभी मुझे अच्छा मकान मिला ना है, मिले जाए तो तुमको ले जाकर घुमाऊं। लाला नत्थीमल बच्चों को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। बिल्लू गिल्लू और दीपक के आने से घर आंगन चहक उठा। कवि का माँ को दिल्ली ले चलने का चाव देखकर उनके कलेजे में एक हूक उठी। बेटे ने बाप से एक बार भी नहीं कहा कि आपको भी दिल्ली घुमाएगा। उन्होंने तसल्ली लेने की कोशिश की कि चलो यह कहता भी तो मैं दुकान मकान छोड़कर कैसे चल देता। इसकी महतारी का तो पांव चरखे के चक्कर में बाहर निकल गया।
अब बहू के ना होने से थोड़ी अकल ठिकाने आई, वरना तो मेरी कभी सुनी ही नहीं इसने। बेटे के प्यार से विद्यावती निहाल हो गई, कुछ कुछ मचल कर उठी। अब तू आया हो मोटकदार के भी दिखाई दे, बाई आंख से कचोटी पहनाए, बस पनिया ही रहे। कवि को चिंता है, आंखें कब खराब हुई तुमने बताया नहीं। तू यहाँ हो तो बताऊं, मैंने तुम्हें बोरिक पाउडर लाकर दिया था ना, कितनी बार धोई तुमने आंखें। छोरे के आगे चोचले करने का क्या मतलब। लाला नत्थीमल बिगड़ गए। दरअसल उनकी भी आंखों में यही समस्या हुई। उन्हें एक कंपाउंडर ग्राहक ने यह इलाज बताया था, तो वे 2 पुड़िया बोरिक पाउडर लाए थे, उन्होंने एक पत्नी को दी। सच्चाई यह थी कि विद्यावती ने एक बार भी आंख नहीं धोई थी। कवि को देखकर नसें ऐसी शिथिल हुई कि सभी शिकायतें याद आने लगी। शाम की गाड़ी से कभी वापस जाना चाहता था। उसने भग्गो से कहा, तू जीजी की आंख को डॉक्टर के पास ले जाना, रुपए जीजी के पास है। विद्यावती का चेहरा पीला पड़ गया। वे डर गई, पता नहीं पति क्या सोचे। भैया जी, बड़े डॉक्टर की फीस 16 रुपये है, तो क्या वह जीजी देंगी, है ना जीजी। मैं कहूँ अपनी मैया के इलाज को तो रुपयों की गांठ बांध कर दे जा रहा है। बाप के पास तो छटांग पर भी प्यार नहीं कि उसका हाल पूछे। नत्थीमल बोली, दादाजी आप स्वयं समर्थ हैं, आपको हम क्या आसरा देंगे, आप तो घर भर का आसरा हो। लाला नत्थीमल तारीफ से खुश हुए, पर उन्होंने टेक नहीं छोड़ी। कुछ भी कह, सच्ची बात हुई है, बच्चे घर से दूर जाकर निठुर हो जाते। माँ बाप से ज्यादा उन्हें अपनी आज़ादी की फिक्र हो गई है। अब देख ले, कुंती समोसाबाद भी आई तो वहीं की हो गई, तो दिल्ली वाला बन गया, सबको आज़ादी का चस्का लग गया है। तो इसमें क्या बुराई है दादाजी, समझ ले पूरी दुनिया से सारी मार्केट आज़ादी की तो खातिर है। चले अब तो आज़ादी मिल गई, अब देखो तू कितनी तरक्की करेगो। इतने में कवि का ट्रेन का टाइम हो गया। स्टेशन पहुंचकर पता चला कि गाड़ी आधा घंटा लेट है। कवि बेंच पर बैठ गया। उसे घर से निकलकर राहत महसूस हो रही थी। उसे बड़ी जोर से कुहू का घर याद आया। एक वह घर था जहाँ हर आदमी स्वाधीन, मुखर और सुखी था, और एक यह घर है जहाँ शुभ से शुभ अवसर की मिट्टी पलीद हो जाती है, बिना लड़ाई झगड़े आंसू अंगारे के बाद सिलटती नहीं। इंदु की गैर हाजिरी में तो यह घर और असहनीय हो रहा था। उसे अपने पर खींच आई कि उसे यह याद क्यों नहीं रहा कि सुलोनों पर इंदु आगरे गई होगी। ना आता वह मथुरा, बहनों को मनी ऑर्डर से ही रुपए भेज देता। गाड़ी खचाखच भरी हुई थी। हर डिब्बे से इक्का दुक्का यात्री उतरे, किंतु चढ़े उससे कहीं ज्यादा।